स्वागत है आपका। तो आज जिस विषय को हम उठाने जा रहे हैं अपने इतिहास की इस कक्षा में, उस विषय को हम सबसे पहले तो आपको बता देना चाहते हैं कि ये विषय जो है हमारा, ये प्राचीन भारत से है और प्राचीन भारत में जो ऐतिहासिक स्रोत हैं उन पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं इसमें। और उस स्रोत के अंतर्गत पिछले दिनों कुछ प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति पुराणों से होती जा रही है, तो पुराण जो है एक टॉपिक के रूप में हम यहाँ उठा रहे हैं। और इससे पहले कि हम शुरुआत करें टॉपिक की, मैं आपको पहले ही जो है बता देता हूँ कि यहाँ से जो संभावित प्रश्न हैं वो क्या बनने वाले हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न मैं आपको दिखा रहा हूँ बना करके। तो वो पहला प्रश्न है, पुराण क्या हैं? प्राचीन भारत के इतिहास निर्माण में इनकी भूमिका पर प्रकाश डालिए। शुरू करने से पहले ये भी बता दे रहा हूँ कि जो मैंने यहाँ आपको लिखित सामग्री दी है, रिटन मैटर, ये पर्याप्त होगा आपके किसी भी प्रकार के प्रश्न का उत्तर देने के लिए। दूसरा प्रश्न है, ऐतिहासिक स्रोत के रूप में पुराण टिप्पणी कीजिए। और तीसरा प्रश्न है, पुराणों में प्रतिबिंबित प्राचीन भारत। ये तीनों ही प्रश्न संभावित प्रश्न हैं जो आ सकते हैं परीक्षा में। अब जो बात मैं आपसे कहूँगा उसको आप ध्यान से सुनते जाइए और बात को समझते जाइए। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, ये एक प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है। पुराण है क्या? तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं आंसर में अपने। तो ये क्या है? पुराण एक प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है और पुराण का अर्थ भी क्या होता है? प्राचीन ही होता है। इसके रचनाकार व्यास हैं, परंतु इतिहास की दृष्टि से यदि हम देखें तो पुराण जो है किसी एक रचनाकार की कृति नहीं है, बल्कि इसको विभिन्न कालों में अलग अलग लोगों द्वारा रचित किया गया और काफ़ी बाद तक लिखे जाते रहे। तो ये बात उसमें जोड़ेंगे। और कुल जो हम जिन पुराणों की बात करते हैं वो कौन कौन से पुराण हैं? कुल मिलाकर के 18 पुराण हैं। कौन कौन से हैं? विष्णु, नारद, भागवत, गरुड़, पद्म, वराह, मत्स्य, कूर्म, लिंग, शिव, स्कंद, अग्नि, ब्रह्मांड, ब्रह्मवैवर्त, मार्कंडेय, भविष्य, वामन और ब्रह्म पुराण। तो इतने ही 18 पुराण हैं। इनका नाम आपको याद ज़रूर रखना पड़ेगा लिखने के लिए। या मोटे मोटे कुछ पुराण तो आप लिख ही दीजिएगा जब आप आंसर लिखने के लिए जाएं, बहुत ज़रूरी होगा ऐसा करना आपके लिए। तो आगे बढ़ते हम। फिर देखिए, इसका जो उद्भव है वो लगभग वैदिक काल में हुआ, वैदिक काल के लगभग में ही माना जाता है। लेकिन इसका संकलन जो है 4वीं या 5वीं शताब्दी में हुआ। देखिए, ऐसा माना जाता है कि पुराण जो रचनाएं हैं वो आर्यों की रचना हैं या नहीं, इस पर थोड़ा सा बात है, क्योंकि पुराणों में जो विषय दिए गए हैं वो विषय जो है, जो भारत के जो मूल लोग रहा करते थे उन लोगों के विषय उठा करके उसमें रखे गए हैं। एक पुस्तक है रामधारी सिंह दिनकर की संस्कृति के 4 अध्याय, उसमें उन्होंने इसी तरीके का जिक्र किया है कि ये जो रचना है हमारी पुराण, वो भारतीय मूल जो लोग रहते थे उन लोगों की रचनाएं हैं। बाद में इसको इस तरह से जोड़ दिया गया कि ये ब्राह्मणों से और आर्यों से मिलकर के एक साझी संस्कृति बन गई हमारी। लेकिन शुरुआती दौर में पुराण जो है अलग थे और इनकी रचना लगभग वैदिक काल के इर्द गिर्द में हुई। लेकिन यहाँ देखिए कि इनका जो संकलन हुआ ऐतिहासिक रूप से वो 4वीं-5वीं शताब्दी के और उसके बाद तक भी होता रहा। पुराणों के संबंध में देखिए 5 प्रमुख लक्षण हैं जो हम लोगों को बताते हैं कि क्या हम इतिहास में उनसे ले सकते हैं। तो इसका जो विषय हैं वो कौन कौन से विषय हैं इसमें, ये आप देख लीजिए। पहला तो संसार की सृष्टि, ये संसार कैसे बना, ये विषय इसमें उठाया गया है कि संसार कैसे बना। दूसरा, इसकी पुनर्सृष्टि यानी प्रतिसर्ग। फिर विभिन्न मनुयुगों की बात की गई है इसमें, जिसको मनवांतर भी बोलते हैं। फिर देवताओं की और ऋषियों की वंशावलियाँ दी गई हैं इसमें। और फिर इसके बाद राजाओं की वंशावली भी इसमें दी गई है। तो पॉलिटिकल इतिहास जानने के लिए, राजनीतिक इतिहास जानने के लिए राजाओं की वंशावली जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं यहाँ। और साथ ही साथ हमारी संस्कृति का चूँकि पुराण में छलकती है तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, राजाओं के विषय में यदि बात करें तो इसमें राजाओं के संदर्भ में हमको सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं की सूची मिलती है। ठीक है ना? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं की सूची मिलती है। फिर
पुराणों में वर्णित जो काल निर्धारण से जो अवधारणा है, काल की जो अवधारणा है वो अलग तरह से है। उसके अनुसार जो युग हैं वो 4 प्रकार के युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग हैं। पुराणों के अनुसार युग का विभाजन इस तरह से किया गया है। प्रत्येक युग की अवधि जो है सहस्त्राधिक वर्षों की है, मतलब हज़ारों वर्ष का एक युग होता है। और एक महायुग में ये चारों युग व्यतीत होते हैं। एक महायुग में ये चारों ही युग आते हैं और ये क्रमानुसार चलता रहता है। 1000 महायुगों का एक कल्प होता है और प्रत्येक कल्प में 14 मनवंतर में विभाजित है, जिनमें से प्रत्येक के प्रतिनिधि कौन है? मनु। हम लोग मनु की संतान हैं पुराणों के अनुसार। और आप देखते हैं जब सृष्टि का विनाश हो जाता है तो पुनः मनु जो है मनुष्य को रचते हैं, उनकी जो संतानें हैं वो फिर से मनुष्य कहलाती हैं। तो वो बता रहा है, देखिए पुराणों में ये कहा गया है कि प्रत्येक युग के अंत में सृष्टि का विनाश हो जाता है। तो ये इसके कुछ विषय हैं जो इसमें दिखाए गए हैं। इंट्रोडक्शन में आप इनको सब दिखा सकते हैं और आपको पता भी होना चाहिए कि आप इतिहास के स्टूडेंट हैं। इवन मैं तो ये भी कहूँगा कि जीएस में भी इस तरीके के प्रश्नों को पूछा जा सकता है पुराण से संबंधित, क्योंकि एक कल्चर का भी आपके पार्ट है। पुराणों में दी गई अधिकांश वंशावलियाँ तो मिथकीय हैं, जैसे देवताओं की, ऋषि मुनियों की, कुछ राजाओं की भी। कलयुग के अंत में दी गई वंशावलियाँ कुछ ऐतिहासिक हैं। तो कलयुग का जो हम शुरुआत मानते हैं वो कृष्ण की मृत्यु के बाद से मानते हैं। ये सब बात आप सुनते जाइए, मैं समझाता भी जा रहा हूँ आपको। पुराणों का वर्णन भविष्यात्मक है, यानी इसको भविष्य काल में लिखा गया है। भविष्य पुराण को वंशावलियों के संदर्भ में एक मानक माना जाता है। तो अभी जैसे हमने 18 पुराणों की चर्चा की थी, उसमें जो भविष्य पुराण है उसमें जो वंशावलियाँ दी गई हैं उसको एक स्टैंडर्ड माना जाता है, मानक माना जाता है। वायु, ब्रह्मांड, ब्रह्म, हरिवंश, मत्स्य और विष्णु पुराणों में राजनीतिक इतिहास के संबंध में महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध हैं। अब इनमें देखिए कौन कौन से वंशों के बारे में हमको पता लगता है, जैसे हरियंक वंश, शशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कंड और आंध्र सातवाहन। तो 4वीं से 6वीं शताब्दी के बीच गुप्त शासकों की जो सूची से पुराणों की वंशावलियाँ समाप्त हो जाती हैं। तो यानी कि गुप्त शासन के काल में आकर के ये सारी वंशावलियाँ हमारी समाप्त होती हैं। इससे अनुमान ये लगाया जाता है कि इस काल के अंतिम रूप से इसको पूरी तरह से लिपिबद्ध कर दिया गया था। लेकिन बात करें यदि हम भागवत पुराण की, तो ये 10वीं शताब्दी का है और स्कंद पुराण जो है 14वीं शताब्दी तक लिखा जाता रहा। तो जैसा हमने बताया कि पुराण कोई एक ही समय की रचना नहीं है, तो यहाँ पर ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि पुराण लिखे जाते रहे, आगे उनमें जोड़ा जाता गया जो भी कुछ था, धार्मिक दृष्टिकोण से बातें उसमें जोड़ी जाती गईं। पुराणों में वर्णित पर्वत, नदियाँ, शिखर ऐतिहासिक भूगोल की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। इनमें शिव, विष्णु और शक्ति से जुड़े भक्ति पर आधारित संप्रदायों के विकास का उल्लेख मिलता है। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमारे यहाँ धार्मिक और सांस्कृतिक विकास किस तरह से हुआ। तो धार्मिक सांस्कृतिक विकास को हम लोग पुराणों से देख सकते हैं। जिन नदियों का, शिखरों का उल्लेख है, भूगोल का जो उल्लेख है वो भी हमें पता लगता है। साथ ही साथ ये जो हमारे धार्मिक संप्रदाय हैं, ये शाक्त संप्रदाय, शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, इनका जो विकास किस तरह से हुआ ये हमको पुराणों में मिलता है। इस भक्ति की अभिव्यक्ति कहाँ पर हुई? तो महत्वपूर्ण मंदिर बने, तीर्थ स्थल बने, व्रतोत्सव के रीति रिवाज ये सब बनते गए। तो ये सारा कुछ हमारा क्या है? संस्कृति का हिस्सा है। तो हमारे जो सांस्कृतिक इतिहास की यदि हम लोग बात करें तो वो कहीं ना कहीं हमें पुराणों में उसकी झलक मिल जाती है। अगर राजनीतिक इतिहास को, आर्थिक इतिहास को हम लोग ठीक से नहीं भी समझ पाते हैं तो ये हिस्से को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इतिहास के दृष्टिकोण से समझ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो उल्लेख मिलता है देवासुर संग्रामों का, देवताओं और ऋषियों से जुड़ी हुई रोचक पौराणिक कहानियाँ, तो इतिहासकार जो है इनकी व्याख्या उस समय से करते हैं जब सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया से चल रही थी। पुराणों की भूमिका ब्राह्मणवादी सामाजिक और धार्मिक मूल्यों को बढ़ाने में रही है। तो ये हमारे कल्चर का एक महत्वपूर्ण अंग है। आज भी वर्ण व्यवस्था या जातिवाद, उसके बाद ये सारी चीज़ें जो हम लोग अपने समाज में देखते हैं उसका कहीं ना कहीं पुराण से भी लेना देना है। तो ब्राह्मणवादी और गैर ब्राह्मणवादी परंपराओं के बीच परस्पर संवाद और हिंदू धार्मिक जो आचरण हैं
उसका उदय किस प्रकार से हुआ और विकास कैसे हुआ, ये सबका प्रतिबिंब जो है हमको पुराणों में देखने के लिए मिलता है। तो देखिए, एक प्रश्न आया था परीक्षा में, इसको आप बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। प्राचीन भारत में जनता के बीच धर्मनिरपेक्ष ज्ञान के प्रसार में पुराणों के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। तो ये प्रश्न का उत्तर मैं आपको एक तरह से दे रहा हूँ कट करके, किस तरह से आप इस आंसर को लिखेंगे, ये मैं प्रश्न का उत्तर आपको यहीं पर दे रहा हूँ। यही इस लेक्चर की खूबी भी है कि जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बातें सब वही हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं। देखिए, पुराण का अर्थ होता है पुराना। 5 विषय इसमें संबंधित हैं जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, तो ये मैंने सारे जो इसमें बताए थे। फिर उसके बाद ऐतिहासिक भूगोल, पुराणों में दिए गए पहाड़ नदियों का वर्णन, समय की अवधारणा, ये सब मैं आपको समझा चुका हूँ। यहाँ तक कि पौराणिक मिथकों की व्याख्या, जैसे